दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर ललित और मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस, जहां कंटेंट और पेडागॉजी दोनों को लेकर हम चलने वाले हैं, जो सभी एग्जामिनेशन में, चाहे वो सीटेट हो चाहे वो एमपीटेट हो, सब में आपको फायदा करने वाला है। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलो। शुरू करते हैं आज का पहला सवाल आपके सामने। 10 सवाल मैंने कल ही करा दिए थे आपको, इससे आगे प्रीवियस सेशन में अब आगे बढ़ेंगे। किसी बक्से की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। एक घन सेंटीमीटर वाले 8664 घनों को पैक करने के लिए कितने ऐसे बॉक्सों की आवश्यकता है, ये आपको बताना है। द इंटरनल लेंथ, विड्थ एंड हाइट ऑफ ए बॉक्स, दैट इज रेक्टेंगुलर बॉक्स, आर 4, 3 and 2 सेंटीमीटर respectively. How many such boxes are required to pack 8664 cubes of a 1 cube centimeter? तो बड़ा सिंपल सवाल है कि भाई आपको एक बक्सा दिया गया है, इस बक्से में आपको चेक करना है कितने 1 सेंटीमीटर के क्यूब आ सकते हैं। जितने क्यूब आ जाए वो एक बक्से की संख्या हो गई। अगर आप उसको टोटल जितने आपको पैक करने हैं उनमें डिवाइड कर देंगे तो आपको बॉक्सेस का नंबर पता लग जाएगा, कितने बॉक्स जरूरत पड़ेंगे। तो मैंने क्या काम करा, टोटल बॉक्सेस का वॉल्यूम था 86864 और एक इस वाले जो डब्बे में पैक करने इसका वॉल्यूम कितना है, LBH। तो कर दे डिवाइड, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 छंग 24, 4 छंग 24, 6 से काट दें, 6 3 18, 6 छंग 36, 6 एकम 6। तो 361 बॉक्सेस की आवश्यकता होगी इसको पैक करने के लिए। तो ऐसे बॉक्सेस को पैक करने के लिए कितने चाहिए, 361 आपको बॉक्सेस रिक्वायर्ड हैं, जिनमें ये सारे घन पैक हो जाएंगे। क्लियर आंसर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आ गया होगा। एक और सवाल की बात करते हैं, बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, विच वन इज नॉट द करेक्ट अमंग गिवन बिलो। 3 घंटे 14 मिनट बराबर 194 मिनट होता है। 2 किलोग्राम 30 ग्राम बराबर 2030 ग्राम होता है। 3 लीटर 80 मिलीलीटर बराबर 380 मिलीलीटर। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर लंबाई तथा 0.01 मीटर चौड़ाई वाले आयत के बराबर होता है। तो देखेंगे इसका जवाब क्या मिलता है, तेजी से देंगे आंसर सभी लोग। क्वेश्चन नंबर भी साथ में मेंशन कर दिया करें कि आप कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, क्वेश्चन कौन सा दे रहे हैं इसका भी मुझे बता दिया करें कि कौन सा क्वेश्चन आप लोग देने की बात कर रहे हैं। देखो स्टार्ट करते हैं। अगर हम सही ढूंढेंगे तो हमें चारों ही चेक करने पड़ेंगे। तो 3 घंटे यानी 3 गुना 60 मिनट प्लस 14, तो 180 प्लस 14, 194 मिनट्स, एकदम सही लिखा है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1000 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 30, तो कितना हुआ 2030, ये भी सही लिखा है। 3 लीटर 80 मिलीलीटर, तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 3 में मल्टीप्लाई कर दें प्लस 80, तो कितना होगा 3080। तो इतना आना चाहिए, जबकि यहां गलत लिखा है, 380 लिखा है ना। टेक्नोलॉजी, हाँ मुझे पता है, टेक्नोलॉजी वीक है। आगे चलेंगे। देखिए जब पीछे वाले सेशन को जोड़ना पड़ता है तो 1-2 सवाल पीछे वाला रखना पड़ता है, जिससे कि आप आराम से कनेक्ट हो पाए, ठीक है ना। तो 3080 इज द राइट आंसर। तो आगे वाले को चेक करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी आपको। एक और सवाल ले लेते हैं। एक चॉकलेट के बराबर 12 भाग हैं। मंजू ने इसका 1/4 भाग अंजू को, इसका 1/3 भाग सुजाता को और इसका 1/6 भाग फिजा को दिया। मंजू के पास अब चॉकलेट का भाग बचा है, वो कितना है, ठीक है। तो ए चॉकलेट हैज 12 इक्वल पार्ट्स। मंजू गेव 1/4 ऑफ इट टू अंजू, 1/3 ऑफ इट टू सुजाता एंड 1/6 ऑफ इट टू फिजा। मंजू नाउ हैव रिमेनिंग पोर्शन ऑफ चॉकलेट इज व्हाट। तो देखो हमारे पास 12 भाग हैं चॉकलेट के। उसने बोला मंजू को कितना दिया, 12 का 1/4। ओके, अंजू को कितना दिया, अंजू को दिया 12 का 1/3। सुजाता को कितना दिया, मंजू ने इसका 14 भाग अंजू को दे दिया। अच्छा मंजू को, अंजू, ये अंजू है भाई, ये सुजाता है। और उसने बोला 1/6 भाग फिजा को, तो फिजा को कितना दे दिया, 1/6 भाग। टोटल कितना हुआ, आपने कहा 4 से काटा 3 ये हुआ, 3 से काटा 4 ये हुआ, 6 से काटा 2 ये हुआ। यानी चॉकलेट 12 में से इतनी बांट दी, कितनी बांट दी, 9 चॉकलेट के भाग उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब उसके पास कितना बचा है, 4 3 7 2 9, तो 12 टोटल थे, 9 उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दी, उसके पास कितना बचा, 3 भाग बचा। राइट ऑप्शन 1 तहरा का 1 इज द राइट आंसर। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से हो गया सवाल, मुश्किल नहीं था, बच्चों वाला सवाल था, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। एक और प्रश्न लेते हैं फिर आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सी महत्तम संख्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट नंबर।
इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी, आपको बताना, विच वन इज द हाईएस्ट वैल्यू। 2 + 2 + 2 का होल स्क्वायर, 2 + 2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 2 × 2 × 2 का होल स्क्वायर। जी, तो देखेंगे आपका जवाब कौन सा होगा। अच्छा, आया साइन कोस से, ओ माय गॉड, क्या कह दिया अखिलेश आपने, तो पढ़ाना पड़ेगा मतलब उसको, हमें ऐसा लग रहा है। ओके, हाँ ओके ओके पीयूष, डोंट वरी, श्योर श्योर श्योर, विल डू। तो निम्नलिखित में से कौन सा महत्तम है आपको बताना है, और आपका आंसर मिल रहा है ए बी सी डी। तो यहां पर बी आंसर देखो, समझने की कोशिश करना, इसका मतलब कितना है, 2 2 4 2 6, 6 का स्क्वायर कितना हुआ, आपने का 36। इसको देखें तो 2 2 4, 4 का स्क्वायर का भी स्क्वायर है, तो कितना हुआ, 16 का स्क्वायर बराबर 256। इसको देखें, 4 का स्क्वायर 16 होता है। इसको देखें, 2 दूनी 4 दूनी 8 का स्क्वायर बराबर 64 होता है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हुई, बिल्कुल सही जवाब आपका 256, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसकी सबसे बड़ी संख्या होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई आपको, आपने एकदम सही से उत्तर दिया है, नो प्रॉब्लम नो इशू, वेरी गुड। एक और सवाल, चलो बताओ, संलग्न चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है और एक्स और ओ वाई पर लंब है। यदि ट्राइंगल एक्स ओ वाई का क्षेत्रफल 32 वर्ग सेंटीमीटर इकाई हो तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना है। क्वेश्चन आपके सामने है, एक चित्र आपके सामने दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर, इसमें ओ इसका केंद्र है, ओ एक्स और ओ वाई आपस में लंब है एक दूसरे पर। तो आपको बताना है इसका पूरे का जो एरिया है वो 32 वर्ग इकाई है, तो आपको बताना है इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। ये क्वेश्चन तो मैंने नहीं कराया अंकित, आपको मैंने क्वेश्चन कब कराया, ये क्वेश्चन तो मैंने नहीं कराया, कब कराया आपको क्वेश्चन, मुझे तो लगता नहीं ये पॉसिबल हो सकता है, करीब 5-6 महीने पहले कुछ कराया हो तो दूसरी बात है, मिक्सअप करके। तो देखेंगे जवाब क्या मिलेगा आपका, संलग्न चित्र में 0 वृत्त का केंद्र है, तो एक्स ओ और वाई पर लंब है। यदि ट्राइंगल एक्स ओ वाई का क्षेत्रफल 32 वर्ग इकाई हो तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखेंगे जवाब क्या मिलेगा, सिंपल थ्योरी है। उसने बोला भाई देखो, अगर ये वृत्त का केंद्र है तो ओ एक्सिस की रेडियस है और ये भी रेडियस होगी, दोनों रेडियस हो गई ना भाई, ये भी रेडियस ये भी रेडियस, और उसने साफ साफ बोला है दोनों एक दूसरे पर क्या समकोण है, तो एक समकोण त्रिभुज हो गया, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, कैलेंडर वाले भी एक अनुपात पूछा, ओके ओके ओके। तो क्या करें, आपने कहा भाई ये तो समकोण त्रिभुज बन गया, 90 डिग्री का कोण हुआ। समकोण त्रिभुज का आधार आर है, लंब आर है, कारण उसका पता की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, है ना, जो आपको दिया है कितना 32, दो को उधर भेज दें तो बेस कितना, बेस भी आर है और एच भी आर है, कितना हुआ 32 × 2, तो आर स्क्वायर बराबर 64, तो आर कितना आ गया 64 का वर्ग मूल बराबर 8। तो ये जो भुजा है 8 है, यानी जो वृत्त की परिधि, जो वृत्त की रेडियस है, त्रिज्या, वो 8 सेंटीमीटर है, तो उसका वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, आपने कहा पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मतलब तो हम छेड़ेंगे नहीं क्योंकि पाई ने आंसर दिया है, और आर का मतलब 8 का स्क्वायर, तो 64 पाई इसका सही जवाब होगा, यानी राइट ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर 3 64 पाई, सी इज द राइट आंसर। जी, बात समझ में आ गई, सवाल का उत्तर समझ में आया, क्या लिखा है कैसे किया है, आसान सवाल था, बस थोड़ा सोचने और समझने की आवश्यकता थी। अगर थोड़ा सा सोच लेते और समझ लेते तो इसका आंसर एकदम एक्यूरेट आ जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं थी इसका आंसर देने में आप लोगों को। अखिलेश बी एच आर, देखो क्या बोला है, वृत्त का केंद्र है, जब केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या होती है, जी केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या होती है, रेडियस तो होती है, ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है, और इसने बोला ये 90 डिग्री का कोण, जब लंब है इसमें कि एक्स ओ वाई पर लंब है, तो ये ऐसे तो बन गया। अगर मैं आपसे बात करूं ये वाला, ये भी आर और ये 90 डिग्री का करूं, तो रेडियस होगी ना दोनों, तो इसकी अगर मैं समकोण त्रिभुज बन रहा है तो ये तो कर्ण है, तो समकोण त्रिभुज में तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होती है, तो इसका आधार भी आर है और इसकी हाइट भी आर है ना। चलो 150 दिनों का एक लीप वर्ष होगा, फिर से सही से लिखिए सवाल, पूनम सवाल सही नहीं लिखा आपने भी, क्लियर हो गया, आगे बढ़े, एक और देखते हैं।
मूल्यांकन का निकटतम संबंध किससे होता है? दैट इज वैल्यूएशन इज क्लोजली रिलेटेड विद व्हाट? विषय वस्तु से, मूल्यांकन प्राविधियों से यानी मेथड्स ऑफ इवेल्युएशन, उद्देश्यों से या सीखने की क्रियाओं से? नहीं समझे अभी? नहीं, क्या समझ नहीं आया आपको? बहुत इजी है भाई। आप एक मिनट सुनो, आपको शायद दिक्कत हो रही है। देखो समझो, उसने बोला वृत्त का केंद्र है ये, जब ये भी ओ एक्स और वाई ये रेडियस हुई कि नहीं हुई दोनों? भाई ये भी इसकी रेडियस है, क्योंकि किसी भी केंद्र से परिधि की दूरी रेडियस होती है, तो ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, दोनों बराबर हो गई रेडियस रेडियस, क्योंकि दोनों क्या है, और ये दोनों भुजाएं एक दूसरे पर लंब है, 90 डिग्री का कोण बन गया। तो सामने वाला तो कर्ण हुआ ना, तो सामने वाला कर्ण हुआ, ये भी तो ये क्या हुआ, जब कर्ण ये हुआ तो ये आधार, ये ऊंचाई, ये ऊंचाई, ये आधार, दोनों आर ही तो हैं। तो अगर को मैं थोड़ा सा घुमा दूं तो ये ऐसे तो बनेगा, ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया o, o पर बनना 90 डिग्री का कोण, ये भी r, ये भी r। इसका रेडियस क्षेत्रफल क्या होगा? इसका क्षेत्रफल क्या होगा? यही तो होगा 1/2 बेस कितने का r, और हाइट कितनी, वो भी r, बराबर कितना है 32। तो r स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 64, r बराबर कितना होगा 64 का वर्गमूल, दैट इज 8। तो ये जो r है ये 8 है, तो ये भी 8 हो गई। क्लियर है? अब उसने बोला है इस अगर किसी वृत्त की त्रिज्या r बराबर 8 है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर तो होता है, तो r तो आपको पता है 8 है, 8 का स्क्वायर तो 64 पाई हो गया ना। अभी समझ में आया होगा आपको मेरे हिसाब से, तो अभी क्लियर है सबको? यस के नो? यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सवाल मेरा था आपके सामने कि मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है किससे? ऑप्शन नंबर 1 विषय वस्तु से, ऑप्शन नंबर 2 मूल्यांकन प्राविधियों से, ऑप्शन नंबर 3 उद्देश्यों से, या ऑप्शन नंबर 4 सीखने की क्रियाओं से। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। वैल्यूएशन का निकटतम संबंध किससे है? मूल्यांकन का सबसे क्लोज रिलेशन किसके साथ होता है? तो देखेंगे जवाब क्या मिलता है आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 15, ऑप्शन क्या देंगे जल्दी से बताइएगा। और यहां पर सी मुझे मिल रहा है आंसर आपकी तरफ से, सी इज द राइट आंसर, ऐसा कहने बिल्कुल सही जवाब है। क्यों? क्योंकि मूल्यांकन का जो निकटतम संबंध होता है, तो मूल्यांकन मतलब वैल्यूएशन, और वैल्यूएशन का जो मेन पर्पस है वो है कि बच्चे ने शीट में क्या लिखा है या आपने उसका क्या परफॉर्मेंस चेक किया है, उससे आपको उपलब्धि प्राप्त होती है। तो मूल्यांकन का उद्देश्य होता है कि बालक के द्वारा सीखी गई चीजों की जांच करना, ये इसका उद्देश्य है। इसका कोई भी संबंध विषय वस्तु से, क्योंकि बच्चे को आपने विषय वस्तु दे दी, ये आपको सिलेबस पढ़ना है, बच्चा एक दिन स्कूल ना हो या वो पूरे दिन स्कूल आओ, लेकिन जब कॉपी, जब वो पेपर देगा उसमें ये नहीं पूछा जाता आपने कितना पढ़ा कि नहीं पढ़ा, सिलेबस कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, या किन विधियों से आपने पढ़ा ना, वहां सिर्फ आपके आंसर मैटर करते हैं। इसलिए आपने कितना सीखने की क्रियाएं कौन कौन सी थी, कौन कौन से एक्शन लर्निंग थे, नो वे, आपको सिर्फ ये लिखना है कि आपने क्या लिखा, उसके उद्देश्य पर आपको मूल्यांकन मिल जाएगा, उसके उद्देश्य पर आपको उपलब्धि प्राप्त हो जाएगी। इसलिए मूल्यांकन का जो सबसे निकटतम संबंध है वो उद्देश्यों से है। क्लियर है? चलो एक और सवाल। एक विद्यार्थी की बुद्धि लब्धि 100 है, तो इसका आशय क्या है? दैट इज इफ द स्टूडेंट्स हैज एन IQ ऑफ 100, इंटेलिजेंस क्वार्टाइल। IQ का मतलब क्या होता है हिंदी में, इंग्लिश में इंटेलिजेंट क्वार्टाइल, बुद्धि लब्धि। अगर उसकी 100 है तो उसका मतलब क्या है? विद्यार्थी प्रतिभाशाली बुद्धि का है, विद्यार्थी की बुद्धि का स्तर उच्चतम है, विद्यार्थी की मानसिक आयु और वास्तविक आयु बराबर है, या विद्यार्थी की मानसिक आयु और वास्तविक आयु बराबर है या अधिक है। तो आपका सी ऑप्शन मिल रहा है कि विद्यार्थी की मानसिक आयु वास्तविक आयु से अधिक है। चलिए डी ऑप्शन दे रहे हैं। देखो समझो, आप सभी जानते हैं, अगर मैं बात करूं IQ लेवल यानी बुद्धि लब्धि क्या होती है, आप कहते हैं MA/CA × 100, ऐसी होता है ना। और MA क्या होता है? मेंटल एज यानी मानसिक आयु, और CA मतलब होता है क्रोनोलॉजिकल एज, उसकी वास्तविक आयु। तो अगर हम बात करते हैं कि IQ कितना 100 दिया उसका, तो 100 इजिकल टू क्या हुआ MA/CA × 100, 100 को इधर भेज दिया, तो MA/CA इजिकल टू 100/100, दैट इज 1। तो कर सकते हैं MA इजिकल टू CA। तो यानी अगर उसका बुद्धि लब्धि 100 होता है तो बच्चा मानसिक आयु और उसकी वास्तविक आयु दोनों बराबर होती है। क्लियर है? याद रहेगा, अगर बच्चे की मानसिक आयु और वास्तविक आयु बराबर है तो उसका बुद्धि लब्धि कितना होगा, उसका IQ लेवल कितना 100 होगा। क्लियर है?
कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, बच्चा वहां पर एक सामान्य बच्चे के जिस क्लास में वो उसकी चीजों को समझ पा रहा है एज के अकॉर्डिंग, तो बच्चा वो सामान्य है। ओके ओके ओके, श्योर 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 रागिनी। ओके, क्लियर है सबको, डाउट समझ में आ गया। एमए का मतलब होता है मानसिक आयु, लिख देता हूं, एमए मीन्स मानसिक आयु, मेंटल एज, और सीए मतलब वास्तविक आयु, क्रोनोलॉजिकल एज जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। एक और, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? उच्चतर गणित के लिए तैयारी के लिए, गणित के अमूर्त विचारों को जानने के लिए, कक्षा कक्ष में दी गई पढ़ाई को विद्यार्थी के दैनिक जीवन से जोड़कर सहायता प्रदान करने के लिए, या फिर विद्यार्थी को गणित की शिक्षा में अंतरराष्ट्रीय मूल्यों को प्राप्त करने के लिए। राइट ऑप्शन क्या है? किस बात की सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर जो गणित है वो किस तरह से होना चाहिए, उसका केंद्र क्या होना चाहिए। और ये सब जानते हैं कि हमारे प्रोफेसर यशपाल साहब ने जब इसका निर्माण किया था, एनसीएफ 2005 की कमेटी के अध्यक्ष थे वो, जब उन्होंने इस पर बात की तो उन्होंने सिर्फ दो बात बहुत इंपॉर्टेंट बताई। कौन कौन सी थी? कि बालक की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण करना चाहिए, और दूसरा क्या बोला कि बालक को दैनिक जीवन की गतिविधि जोड़कर पढ़ाओ। तीसरी बात क्या बोली कि बालक को उपदेशात्मक ज्ञान देकर नहीं बल्कि वातावरण देकर पढ़ाओ। ये तीन इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो उन्होंने अपने प्रस्तावना में दिए, है ना। तो राइट ऑप्शन क्या? कक्षा कक्ष में दी गई पढ़ाई को विद्यार्थी के दैनिक जीवन से जोड़ो, यानी मूर्त चीजों का प्रयोग करते हुए उसको चीजें पढ़ाओ। यूज कॉन्क्रीट थिंग्स while you teach the mathematics in the school। तृप्ति एकदम क्लियर है, थोड़ा सा अपनी जो रिजोल्यूशन है उसको बढ़ाएंगे तो एकदम करेक्ट दिखेगा आपको। मापदंड, और यह पीछे वाला है, यहां तक देखेंगे इसको, ये पीछे वाला था, इसमें आ गया। मापदंड अर्जित करने में सहायता करना, ये पीछे वाले का था। आगे पढ़ना, मानसिक आयु के बारे में पढ़ना। तो मानसिक आयु क्या क्या था उसके बारे में आपको बताना है, तो इसको मैं सही कर देता हूँ, नहीं तो आप जो है ना बाबा परेशान होंगे कि ये क्या लिखा हुआ है। तो यहां से इसका पार्ट नहीं है। ओके चलिए, तो ये मानसिक आयु के बारे में आपके सामने बात लिखी है, ये आपको बताना है कि मानसिक आयु क्या है, ठीक है ना। चलो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए। क्वेश्चन आपके सामने है और मुझे उम्मीद है जी जी तो क्वेश्चन है, कहां गया सवाल जी। मानसिक, अरे क्या हो रहा है भाई, हाँ, मानसिक गतिविधियां महत्वपूर्ण हैं क्योंकि, एक मिनट से ठीक है ना, मानसिक गणित संबंधी गतिविधियां महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये निम्नलिखित में से किसी एक के अवसर उपलब्ध कराते। किसके? मानसिक संगणना संबंधी प्रक्रियाओं का विकास, क्योंकि विद्यार्थी तेज गति से संख्याओं के परिकलन के बीच संबंधों को पहचानने की कोशिश करते हैं। पेपर पेंसिल का प्रयोग करते हुए कक्षा में प्रक्रियाओं को सीखने की निपुणता प्राप्त करना, कलन विधि को सिखाना, निपुणता प्राप्त करना और कम समय में अधिक संख्याओं में समस्याओं का अभ्यास करना, परिकलन में परिशुद्धता के साथ उनकी गति को बढ़ाने, परीक्षाओं के साथ उनकी गति को बढ़ाने और परीक्षाओं में उनके निष्पादन में सुधार करने में मदद करना। यह सवाल है। तो यहां पर ऑप्शन डी सबसे ज्यादा मिल रहा है। डी ऑप्शन को बहुत ज्यादा प्यार सपोर्ट यहां पर मिल रहा है। क्या बात है भाई, डी ऑप्शन इतना पसंद आ गया आपको। सवाल को दोबारा से पढ़ लो जी जी, उनको दोबारा से पढ़ लो जी। तो देखते हैं जवाब, डी मिल रहा है सबसे, डी और ए। डी ए आप बार बार बता रहे हैं, देखो समझने की कोशिश करना। अगर हम मानसिक गणित संबंधी बात करते हैं तो मानसिक गणित किस पर डिपेंड करता है? वो कभी भी परीक्षाओं के बारे में बात नहीं करता। मानसिक गणित हमेशा बच्चों की मानसिक स्तर को सुधारने के लिए, मानसिक संकल्पनाओं को मजबूत करने के लिए, उस बच्चे के अंदर उसकी विचार प्रक्रिया का गणितीकरण करने के लिए, उस बच्चे के अंदर लॉजिकल थिंकिंग को डेवलप करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। तो मानसिक संगणना यानी कैलकुलेशन संबंधित प्रक्रियाओं का विकास, क्योंकि विद्यार्थी तेज गति संख्याओं के परिकलन के बीच संबंधों को पहचानने की कोशिश करता है, इसलिए हम गणित में गणना संबंधी गणित संबंधी महत्वपूर्ण गतिविधियां बच्चे को कराते हैं, क्योंकि वो गतिविधि क्यों कराई गई उसके संबंध को कोरिलेट करने की कोशिश करता है। कलन विधि तो एक प्रोसीजर है जो बच्चे को आप बहुत बाद में जाके सिखाते हैं,
है ना, और उनकी गति को बढ़ाने, परीक्षाओं में देखो परीक्षाओं में वो अच्छे से परफॉर्म करें, ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं मिला है कि इसलिए देखा होगा आपने कक्षा 1 से 8 तक के बच्चे सभी पास होते हैं, उनमें परीक्षाओं को कोई योगदान ही नहीं है। तो इस बात को समझो। तो राइट ऑप्शन क्या था, एक मानसिक गणना संबंधी प्रक्रियाओं का विकास, क्योंकि बच्चे जब उन प्रक्रियाओं को पूरा करता है तो वह उनके बीच संबंधों को खोजने की कोशिश करता है। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। कक्षा 4 में विद्यार्थियों को यह समझाने के लिए कि शेष हमेशा विभाजक से कम होता है, उचित उपागम, उपागम मींस अप्रोच क्या है, शामपट पर विभाजन करने वाले बहुत सारे सवाल करना और दिखाना कि हर बार शेष विभाजक से कम है, अनेक बार विद्यार्थियों को मौखिक रूप से स्पष्ट कराना, विभाजन वाले सवालों को मिश्रित भिन्न के रूप में निरूपित करना, और यह स्पष्ट करना कि भिन्न का अंश जो है वो शेष है, वस्तुओं को विभाजक के गुणों में समूहीकृत करना। तो देखेंगे आपका जवाब हमें किस सीमा तक ले जाता है और आपके जवाब हमें क्या आते हैं। लेट्स सी, देखते हैं जवाब क्या मिलता है जी। उम्मीद करूंगा जवाब अच्छे मिलेंगे। और यहां पर विभाजक के गुणों में समूहीकृत करना, डी इज ऑलवेज बेस्ट आंसर। तो डी ऑप्शन यहां पर आप सब लोग कह रहे हैं कि डी मस्ट बी दी करेक्ट आंसर। ओके, जैसा आपको उचित लगे आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, और जैसा आप चाहें वैसा लिख सकते हैं, इट्स टोटली योर चॉइस। अच्छे सवाल हैं, एग्जामिनेशन में इस तरह के प्रश्न बन भी रहे हैं एमपीजेट में, तो भाई बताना। तो देखो एकदम सही जवाब मिला है डी। क्यों? क्योंकि शामपट पर, अगर शामपट पर बहुत सारे सवाल हल करवाओगे तो आप हर बार विभाजक शेष से कम है, बच्चा तो शामपट पर पहले भी कर रहा हो, नहीं समझ पा रहा, तो उसे किसी एक्टिविटी की जरूरत है, क्योंकि कक्षा 4 का बच्चा है। तो विद्यार्थियों को जब वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में नहीं समझ पा रहा है तो मौखिक से कैसे समझेगा। और विभाजन वाले सवालों को मिश्रित भिन्न में, भाई उसको भाग करना नहीं आ रहा, अब उसको मिश्रित भिन्न यानी उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में बात करोगे, ये तो और आपने लेवल बढ़ा दिया, है ना। तो क्या करेंगे, वस्तुओं को विभाजक के गुणों में समूहित करके। अब कैसे इसको समझना, अगर बच्चे को समझाना है फॉर एग्जाम्पल कि भाई 9 में 4 का भाग करो, तो क्या करोगे, बच्चों को बोलोगे चल भाई 9 मेरे पास कंचे हैं, 6 7 8, मेरे पास 9 कंचे हैं और 4 से भाग करना है, तो बच्चों को क्या बताओगे कि इसमें 4 4 के ग्रुप अलग निकालो। बच्चा बोला ठीक है जी, कितने ग्रुप निकल गए, वो 4 के मास्टर जी, ये निकल गए, ये बच गया, ये नहीं आएगा 4 के ग्रुप में। तो बच्चों को क्या समझाओगे कि जब 4 का भाग कर दो, यही तो काम करते हैं, देखो 4 के कितने ग्रुप निकले, 1 2 निकले ना, 1 और 1 2, बोला हाँ जी। तो अब 4 से जब आप ग्रुप को जोड़ रहे हो तो उसमें 0 को नहीं ले सकते, सही बात है। तो सेम आप ऐसे ही डिवाइड करते हैं कि 4 दूनी 8 और शेष 1। तो आपने जो 2 समूह बनाए वो ये दोनों थे जो आपने देखा, क्योंकि 1 बच गया तो वो इससे कम है, इसलिए हमेशा उसको नहीं डिवाइड कर सकते। हाँ, लेवल बढ़ा दिया राग ने। इज इट क्लियर? तो राइट ऑप्शन क्या था कि वस्तुओं को विभाजक के गुणों में समूहीकृत करना, ये सबसे अच्छा तरीका होगा बताने के लिए कि हमेशा विभाजक जो है वो कम, शेष जो है विभाजक से कम होता है। एक और सवाल, क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक कहां से शुरुआत कर सकता है? बहुत ही कॉमन सवाल है, ये सीटेट में आया हुआ सवाल है, वैसे भी 2015 में आया था ये सवाल। इकाई वर्ग गणन की सहायता से आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। भिन्न आकारों की आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्रों को स्पष्ट करना। हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना, या फिर आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाना और आयत के क्षेत्रफल के सूत्र लंबाई गुणा चौड़ाई का प्रयोग करते हुए क्षेत्रफल का कैलकुलेट करना। 2019 में भी यह सवाल आया था, सवाल 2 बार आ चुका है। तो आप क्षेत्रफल की अवधारणा की बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें क्लास मेंशन नहीं, इस बात को ध्यान समझिएगा, इसमें क्लास मेंशन नहीं है। तो अगर क्लास मेंशन नहीं होती तो हम बिल्कुल प्राइमरी लेवल पर सोचते हैं। राइट ऑप्शन क्या है, उसको दैनिक जीवन की जो चीज है उससे कॉरिलेट करें। अगर यह कक्षा मेंशन कर दे वो कि कक्षा 4 का बच्चा है, तो तब क्या करोगे, तो कक्षा 4 के बच्चे के लिए नहीं लगाएंगे आप इसको, कक्षा 4 के बच्चे के लिए ये गलत हो जाएगा। कक्षा 4 के बच्चे के लिए क्या होगा, कक्षा 4 के बच्चे के लिए ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, क्योंकि वो इकाई वर्ग गणन, यानी इकाई वर्ग गणन क्या होता है, ऐसा वाला, ये वाला, ऐसे 1 2 3 4 5 6, नहीं वो खाने बनाकर शो कर देता है, तो तब उसका आंसर 1 होता। अगर यहाँ कक्षा 4 मेंशन होता, कक्षा 5 मेंशन होता, लेकिन कक्षा मेंशन नहीं है, तो बिल्कुल प्राथमिक लेवल कक्षा 1 से लेकर चलेंगे। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि जो दैनिक जीवन की चीजें सामने मूर्त पड़ी हैं उनके ही आधार पर आप बच्चे को समझाएंगे जी। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल। अरे परेशान ना हो आप,
चिंता ना करो, एक सवाल आ गया होगा, बाकी सवाल तो नहीं आए होंगे ना, एक दो सवाल तो वो देगा ही, कुछ ना कुछ पेपर में अंतर तो स्थापित करेंगे ना आप लोगों के पुराने वालों से। चलो, 1/3 के समतुल्य भिन्न लिखिए। कक्षा 4 के विद्यार्थी से पूछा गया यह सवाल किसकी ओर संकेत करता है? एक, उच्च स्तरीय मांग कार्य क्योंकि संयोजक के बिना प्रक्रिया पर आधारित है। निम्न स्तर का मांग कार्य क्योंकि इसमें केवल प्रक्रमणी कौशल की आवश्यकता होती है। निम्न स्तरीय मांग कार्य क्योंकि यह केवल रटने पर आधारित है। या उच्च स्तरीय मांग कार्य क्योंकि एक संयोजन के साथ प्रक्रिया पर आधारित है। इनमें से कौन सा आप जवाब देने की बात करेंगे? हाँ, मैं समझ रहा हूं आपकी बात। डी ऑप्शन, उच्च स्तरीय का मांग कार्य क्योंकि यह संयोजन के साथ प्रक्रिया पर आधारित है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। डी ऑप्शन, कोई डी ऑप्शन बताने की कोशिश कर रहे हैं, कोई बी ऑप्शन बताने की कोशिश कर रहे हैं। सब लोग अपना अपना उत्तर अलग अलग तरीके से देने की कोशिश कर रहे हैं। काफी बेहतरीन तरीके से आपके उत्तर मुझे मिल रहे हैं। और यहां पर ऑप्शन मिला है डी और बी। देखो, समझ लो, डी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि कक्षा 4 के बच्चे से आप किसी के भिन्न के समतुल्य भिन्न की बात लिखने की बात कर रहे हैं, इक्वल फ्रैक्शन लिखने की बात कर रहे हैं, उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने की बात कर रहे हैं। तो कक्षा 3 में ही फ्रैक्शन पढ़ लेता है बच्चा, कक्षा 4 में तो वो वैसे भी उसके लिए निम्न स्तर का कार्य हो जाएगा, है ना। लेकिन निम्न स्तर का कार्य कौन सा है? अब यहाँ पर दो निम्न आंसर हैं, या तो ये वाला या ये वाला। अब निम्न स्तर का मांग क्योंकि ये केवल रटने पर नहीं, रटने पर आधारित तो हम कुछ पढ़ाते ही नहीं है, ये प्रक्रमणी कौशल पर आधारित है। प्रक्रमणी कौशल का मतलब क्या होता है? प्रोसीजर है। कैसे कि 1/3 के समतुल्य लिखोगे तो ऊपर और नीचे हर में आप समान अंक से गुणा करोगे, तो ये 2/6 हो गया। आपने कहा 1/3 मैं ऊपर नीचे 5 की गुणा कर दूं तो 5/15। तो ये प्रक्रमणी कौशल यानी एक प्रोसेस है जो हर और अंश में इक्वल वैल्यू पुट करने पर आपको उसके समतुल्य भिन्न प्राप्त कराता है। तो राइट ऑप्शन क्या है? तो राइट ऑप्शन, हाँ, इट्स प्रोसेसिंग स्किल। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई? कोई साथी को प्रॉब्लम तो नहीं है? किसी को इजी सवाल था, आपने आसानी से पहचान लिया होगा। तो ये चीज आपको याद रखनी, कक्षा में कौन सा लेवल पढ़ाया जाता है। अगर आपको ये चीज पता है कि लेवल कौन सा कक्षा में पढ़ाया जाता है, दैट्स गुड, वेरी गुड, देन यू कैन इजीली मैनेज द थिंग्स। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल की बात करते हैं। समझ में आ गया होगा, सवाल में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एक और सवाल लेते हैं फिर। ये रहा, प्राथमिक स्तर पर ये सवाल आया था अभी, एमपीटेट में भी ये सवाल आया है। प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां मदद करती हैं, और सीटेट में भी आया वो सवाल है अभी जो 2021 में पेपर हुआ। कक्षा के प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों को पहचानने में, विद्यार्थियों को मनोरंजन प्रदान करने में, समस्या सुलझाने के कौशल को परखने में, या समस्या सुलझाने के कौशल को प्रोत्साहित करने में। तो देखेंगे जवाब क्या मिलता है। तो देखो, प्राथमिक स्तर पर जो गणित की पहेलियां हैं या गणित के खेल हैं, इन दोनों को समझने की कोशिश करना। पहेलियां और खेल, एनसीएफ के अकॉर्डिंग इनका जो उद्देश्य है वो बालक के अंदर दिलचस्पी पैदा करना, रुचि उत्पन्न करना, बच्चे को प्रोत्साहित करना, गणित के प्रति उसका जो नेगेटिव दृष्टिकोण उसको पॉजिटिव करना। सिर्फ इतना काम है। आप किसी भी पहेली या किसी भी गेम के माध्यम से आप किसी बच्चे के समस्या सुलझाने के स्तर, या उसको आप प्रतिभा संपन्न, या उसका समझ का स्तर, या उसका वैल्यूएशन या असेसमेंट नहीं कर सकते। इस तरह से सवाल घुमा घुमा के पूछता है। तो यानी क्या है, वो सिर्फ समस्याओं को सुलझाने के। देखो, विद्यार्थियों को मनोरंजन नहीं कर सकते, बच्चों को दिलचस्पी और रुचि इज डिफरेंट वर्ड, मनोरंजन इज एंटरटेनमेंट इज डिफरेंट वर्ड, एंड इंटरेस्ट इज डिफरेंट वर्ड, है ना। तो मनोरंजन करने के लिए कुछ नहीं दिया जाता है, हर किसी मनोरंजन के पीछे एक उद्देश्य होता है जब कक्षा में कराया जाता है। और कक्षा के प्रतिभा संपन्न बच्चों के नहीं, जो बच्चे टैलेंटेड स्टूडेंट हैं, केवल उनके लिए ही पहेलियां अच्छी नहीं होती कि उनको पहचानने में मदद करती हैं। कई बार ऐसा होता है कि टैलेंटेड बच्चे जो मैथ में अच्छे हो तो पहले नहीं बता पाते, और जो बच्चे कम एवरेज होते हैं, लो एवरेज होते हैं, वो आसानी से बता देते हैं। क्यों? क्योंकि जो पहेलियां वो दैनिक जीवन से कोरिलेट करके समझाई जाती हैं। इज इट क्लियर? कोई बात नहीं अंकित जी, समझाने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको, जिससे कि हम एक एक वर्ड को आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि एक भी चीज आपको ना बचे। कंडीशन ये है। ओके, तो राइट ऑप्शन क्या है? समस्या सुलझाने के कौशल को प्रोत्साहित करने में सिर्फ इनका प्रयोग है। ओके, आगे बढ़ते हैं। परखने की तो बात ही नहीं कर सकते ना आप, मैंने कहा ना, आप बच्चे को एग्जामिन नहीं कर सकते किसी भी कीमत पर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल, किस प्रकार के मूल्यांकन का मुख्य अभिप्राय विद्यार्थियों को फीडबैक देना है? इनमें से कौन सा ऐसा मूल्यांकन है? आप समस्या सुलझाने के कौशल को, गणित की पहेलियां गणित के सवाल नहीं होते,
वो उनको मोटिवेट करने के लिए, उनकी रुचि प्रदान करने के लिए होती हैं। और समस्या सुलझाने की बात करोगे तो समस्या समाधान गणित की समस्याओं के बारे में बोला जाता है क्लास में। आप कोई बाहरी समस्या को समस्या समाधान विधि नहीं रख सकते, ठीक है ना। इसलिए राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 4, 4 इज द राइट आंसर ओनली। किस प्रकार के मूल्यांकन का मुख्य अभिप्राय विद्यार्थियों को फीडबैक देना है? रचनात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन, सारांशात्मक मूल्यांकन या भविष्यात्मक मूल्यांकन? तो इनमें से कौन से प्रकार का उद्देश्य है जिसके आधार पर बच्चों को फीडबैक मिलता है? अभिप्राय जो विद्यार्थियों को फीडबैक देना होता है। बी निदानात्मक, बी ए। समझ लो, दोनों में आप कंफ्यूज हो, ये दोनों तो मूल्यांकन में कुछ होता ही नहीं है, इसकी बात करते हैं निदानात्मक। देखो, निदानात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है बच्चे के अंदर होने वाली रिक्तियों, कमियों, परेशानियों, चिंताओं, कठिनाइयों के स्तर को जानना, पहचानना, ढूंढना, पता लगाना, स्वरूप निर्धारण करना। फीडबैक का मतलब होता है ब्रजेश कि जैसे आपने, बच्चों ने कुछ पढ़ा और बच्चे ने कुछ गलती की, आप उसके बाद उसको बताओगे बेटा तुमने यहां गलती की, इसको ऐसे सुधार सकते हैं, उसको बोलते हैं फीडबैक, है ना। तो निदानात्मक मूल्यांकन में सिर्फ बच्चों की कमी को ढूंढा जाता है, ढूंढने का काम होता है, और उस कमी को ढूंढने का बच्चों को हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं कि बच्चे ये वाले कम सीखे हैं, ये ज्यादा सीखे हैं, उसके आधार पर उपचारात्मक शिक्षण की, रेमेडियल टीचिंग की व्यवस्था करते हैं। जबकि अगर आप मूल्यांकन की बात करेंगे तो मूल्यांकन का मुख्य अभिप्राय जो है वो रचनात्मक का, यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट। इनका मुख्य उद्देश्य बच्चों में होने वाली कमियों के आधार पर उनको फीडबैक देना होता है। तभी आपको देखा होगा जब आपके एफए होते हैं तो आपको शीट दिखाई जाती है, आपने भी किया होगा कि भाई तुम्हारे ये शीट है, देख लो, क्यों? जिससे कि आपको पता लग जाए आपने कहां कहां गलती की। तो रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य कार्य बच्चों को फीडबैक देना होता है, और ये सेशन के मध्य में यानी ड्यूरिंग द सेशन कराया जाता है। क्लियर है, बात समझ में आ गई? तो राइट ऑप्शन क्या है? रचनात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव असेसमेंट में फीडबैक दिया जाता है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है अभी सबको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? किसी को प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। वैसे आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न की बात करते हैं फिर। ये रहा, संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा के बच्चे, अर्थात वो बच्चे जिनकी आयु 8 से 9 वर्ष है, निम्नलिखित में से किस समुच्चय में निपुण होते हैं? इनमें से कौन सा सेट है संख्याओं का, ऑपरेशंस का, जिनमें वो निपुण हो जाते हैं? वर्गीकरण, प्रतिवर्तिता, अनुपातिक विवेचन, पंक्तिबद्धता, प्रतिवर्तिता, अनुपातिक विवेचन, पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण, अनुपातिक विवेचन, या पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण या प्रतिवर्तिता? जी, देखते हैं जवाब क्या मिलता है। तो लेट्स सी, तो राइट ऑप्शन मिल रहा है मुझे ABCD के रूप में। ए मिल रहा है। देखो पहले इनके मीनिंग समझ लो क्या है। वर्गीकरण को बोलते हैं क्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन। प्रतिवर्तिता को बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी। अनुपातिक विवेचन मतलब रेशियो एनालिसिस। और बस यही 3 चीजें इसमें, प्रतिवर्तिता, अनुपातिक विवेचन, और तो कुछ बचा ही नहीं है। पंक्तिबद्धता होगा, उसको बोलते हैं अलाइनमेंट या सीरियबिलिटी। जी, इंटरप्रिटेशन हाई लेवल स्टैटिक का पार्ट, डायरेक्ट ऑप्शन कट, बिल्कुल। देखो उन्होंने कहा इंटरप्रिटेशन, तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। तो देखिए, ये जो विवेचन है, इंटरप्रिटेशन करना होता है। पहली बात तो अनुपात जो है, अनुपात का चैप्टर प्राथमिक स्तर पर नहीं है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि अनुपात का चैप्टर ही बच्चे के प्राथमिक स्तर पे नहीं होता, ठीक है ना। पहली बात तो ये है कि बच्चे के कक्षा 1 से लेकर 5 तक अनुपात का इंटरप्रेट करना, अनुपात को बच्चा समझ लेता है, डायरेक्ट चैप्टर नहीं है, भिन्नों के माध्यम से समझना शुरू कर देता है, लेकिन उसको इंटरप्रेट नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो अनुपातिक विवेचन तो गलत ही हो गया तीनों। पंक्तिबद्ध यानी संख्याओं को पंक्ति में लगाना, क्रम से लगाना, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर करना कर लेता है बच्चा। वर्गीकरण का मतलब क्लासिफिकेशन की, ये सम संख्या है, विषम संख्या, इनको कर लेता है। और संख्याओं को उल्टी गिनती में गिनना या रिवर्स करना, जैसे आप गिनते थे ना, आपने पढ़ी है उल्टी गिनती की? नहीं पढ़ी है? आपने पढ़ी है रिवर्सिबल काउंटिंग? पढ़ी होंगी। 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 84, 85, 84, 83, 82, 80, ऐसे पढ़ते थे बचपन से। तो एक और रिवर्स में जो पढ़ना, उल्टी गिनती हमारे यहाँ बोलते थे इनको, रिवर्स में, तो बच्चों को सिखाते हैं। तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 4, डी इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई?
कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़िए सबने उल्टी गिनती। ओके चलो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? इनमें से कौन सा कथन जो प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य नहीं माना जाता? गणित में रुचि विकसित करना ताकि वह तीक्ष्ण प्रयासों से उसे पढ़ने के लिए तैयार हो सके, जीवन के विभिन्न व्यवसायों में संबंधित समस्याओं के समाधान की योग्यता विकसित हो सके, गणित की दुनिया में खुशी से प्रवेश करने वाले को मौका प्राप्त कर सकें, शीघ्रता व शुद्धता के साथ गणना करना सीख सकें। तो इनमें से कौन सा है जो प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य नहीं माना जाता है? तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। और ऑप्शन मिला है सी, गणित की दुनिया में खुशी से प्रवेश करने का मौका प्राप्त कर सके। सी, सब सी बता रहे हैं। अच्छा, अगर बच्चे को पॉजिटिव, भाई गणित में क्या होता है कि सबसे बड़ा उद्देश्य क्या बनते हैं कि बच्चों के नकारात्मक दृष्टिकोण को बदलो। यही तो स्टेटमेंट है कि बच्चा गणित के प्रति नेगेटिव होता है उसको पॉजिटिव करो। तो गणित के प्रति उसको पॉजिटिव करना, यही तो बात है। तो ये वही तो है कि जब उसको पॉजिटिव करोगे तो बच्चा खुशी खुशी गणित ले लेगा आके। तो ये तो उद्देश्य है कि बच्चा गणित पढ़े, क्योंकि गणित का ज्ञान सभी के लिए बराबर है, ऐसा एनसीएफ कहता है। सही बात है कि बच्चा शीघ्रता से गणित की कैलकुलेशन को करने की कोशिश करे, तेजी से काम करे, लेकिन जीवन के विभिन्न व्यवसायों से संबंधित समस्याओं का, देखो जब कक्षा प्राथमिक स्तर पर बच्चा आता है तो उसको व्यवसाय क्या है, बिजनेस क्या है, इसके बारे में कुछ पता नहीं होता है। तो आप बच्चों को इस उद्देश्य के लिए तैयार नहीं करेंगे कि बच्चा बिजनेस में इनका यूज करे, क्योंकि कक्षा 1 से 5 तक बच्चा क्या बिजनेस के बारे में जानेगा। तो व्यवसायों से संबंधित समस्याओं का समाधान आप नहीं करते, आप किसी की कैश फ्लो, फंड फ्लो की एनालिसिस नहीं करते, आप किसी की केस स्टडी नहीं कराते हैं उसमें कि बच्चे देखो उस कंपनी को इतना लॉस हो गया, है ना। तो गणित का जीवन में विभिन्न व्यवसायों से संबंधित समस्याओं के समाधान करने के साथ कोई भी लेना देना नहीं है प्राथमिक स्तर पर विशेषता। राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 2। आप पढ़ लो एक बार, जब पढ़ लोगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी वो क्या बोल रहा है, बस उसको कूल होके पढ़ना है। अगर आप कूल होके पढ़ेंगे तो यू विल गेट द आंसर। डन है, आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल की बात करते हैं। अच्छा आंसर दिया आपने। प्रिया गणित के प्रश्न करने में निपुण है, उसे किस प्रकार की बहुबौद्धिकता की अधिकता है? भाषाई, तार्किक, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि या फिर मनोगत्यात्मक बुद्धि? यानी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, लॉजिकल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस या फिर साइकोलॉजिकल इंटेलिजेंस? प्रिया गणित के प्रश्न करने में निपुण है, उसमें किस प्रकार की बहुबौद्धिकता की अधिकता है? अच्छा, मेरी पैडागोजी बहुत खतरनाक होती है? अरे ऐसी बात नहीं है, मैं कोशिश करता हूं कि अच्छे क्वेश्चन आपको कराऊं जिससे कि आप एग्जामिनेशन में किसी भी तरह से मार ना खाएं। बी, सब जानते हैं कि अगर वो गणित प्रश्न को कर रही है, कोई भाषा नहीं पढ़ रही है, अगर वो हिंदी इंग्लिश के ग्रामर को ट्रांसलेट कर रही है तो उसकी भाषिक बौद्धिकता होगी, है ना। तार्किक बुद्धिता में क्या आता है? तार्किक बुद्धि में आते गणित, क्योंकि गणित जो है तार्किक जीवन से संबंधित तार्किक चीजों को कराने की कोशिश करता है। हाँ, ऐसी पैडागोजी आएगी बिल्कुल। तो तार्किक बुद्धि एकदम सही जवाब है। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस इज नॉट, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होता है बच्चा कैसे समझता है, सोचता है, चीजों को समझता है, कैसे बात करता है, ये सब इंटरपर्सनल में आता है। और साइकोलॉजिकल थिंग होती है वो किस तरह से बिहेव करता है ना। तो ये इनमें से कोई बात नहीं है, क्योंकि गणित की बात करें तो गणित तार्किक बुद्धि का अध्ययन है। पैटर्न की पहचान करना, उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित का पाठ्य कार्य का एक अनिवार्य हिस्सा है। सभी जानते हैं ना, प्राथमिक स्तर पर आप पैटर्न पढ़ाते हैं बच्चों को कि पैटर्न की पहचान करो, उन्हें पूरा करो। तो प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा, क्योंकि विद्यार्थियों में सृजनात्मकता और कलात्मक गुणों का विकसित करती है, विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करती है, सुडोकू पहेली को हल करने में विद्यार्थियों की सहायता करती है, यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देती है और संकेत तथा संक्रियाओं की विशेषताओं को समझने में उनकी सहायता करती है। हाँ, कोई बात नहीं है शिवानी, 10 नंबर की तो आ रही है ना, 8 नंबर की तो आ रही है, तो 8 अंक छोड़ नहीं सकते ना हम जी। भाई 10 से 8 नंबर की तो आ रही है ना किसी पेपर में, तो 10-8 नंबर को छोड़ नहीं सकते ना, ऐसे के छोड़ देंगे उनको भी तो करना पड़ेगा ना। हम तो 1 नंबर को पाने के लिए पूरे 3-3 चैप्टर पढ़ते हैं, है ना। यहाँ तो 7-8 नंबर की बात है। डी एकदम सही बात है। हालांकि जब बच्चा पैटर्न की बात करता है तो पैटर्न में सृजनात्मकता तो आती है, कलात्मक गुण नहीं आते, क्योंकि ड्राइंग वाली चीज पैटर्न की पहचान करने से कोई रिलेट नहीं करती है। याद रखिएगा, अगर आप ड्राइंग की बात कर रहे हैं कि ड्राइंग कलात्मक से ड्राइंग आर्टिस्टिक,
तो आर्टिस्टिक चीजों को बच्चा नहीं समझता है, ना ही वो बनाने की कोशिश, तो पैटर्न बने बनाए मिल जाते हैं, तो इसमें आप इसको नहीं लगा सकते। इसलिए वह सृजनात्मकता को तो बढ़ाती है, लेकिन संख्याओं तथा संक्रियाओं की विशेषताओं को समझने में उसकी सहायता करता है, इसलिए हम पैटर्न को बच्चे को पढ़ाते हैं। और डी ऑप्शन आपने दिया है, बहुत ही खूबसूरत जवाब है, कोई गलती नहीं हुई आपसे, बहुत बढ़िया, डी इज द राइट आंसर। वन मोर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। एक बच्चा मानसिक रूप से 27 + 38 को 65 के रूप में परिकलित करता है। जब उसे योग करने के अपने तरीके के बारे में व्याख्या करने के लिए कहा गया, तो उसने प्रतिक्रिया के रूप में कहा कि 38 40 के नजदीक है, इसलिए 27 + 40 67 है। तो मैंने 65 को प्राप्त करने के लिए 2 को घटा दिया। योग करने की युक्ति क्या है, यह आपको बताना है। प्रत्यक्ष प्रतिरूपण, पुनः समूहीकरण, शिवानी, कोई बात नहीं है, वो उसके ऊपर डिपेंड आयोग कि हाँ अकॉर्डिंग टू सिलेबस तो आपके सिलेबस में रेशो भी नहीं लिखा है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस तो आपके रेशो में औसत भी नहीं लिखा है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस तो आपके उसमें ट्रिग्नोमेट्री भी नहीं लिखी है, ब्याज भी नहीं लिखा है, प्रतिशत भी नहीं लिखा, सब आ रहा है ना, तो उस अकॉर्डिंग को तो छोड़ दो, ठीक है ना। हाँ, राइट ऑप्शन क्या है, रीग्रुपिंग, पुनर्समूहीकरण। तो ये जवाब आपका एकदम निहायत ही गलत आंसर है, इट्स नॉट द राइट आंसर, इट्स रॉन्ग आंसर। ये आंसर है प्रतिकारी, जिसको आप बोलते हैं काउंटरवेलिंग या कॉम्पनसेशन, कॉम्पनसेट भी इसको बोल देते हैं। हाँ कोई बात नहीं है, आने दो, हमने भी आपको 9-10 से ऊपर की पढ़ाई है, डोंट वरी। ठीक है ना। तो प्रतिकारी इसको बोलते हैं, इनका पहले मीनिंग समझ लो। प्रत्यक्ष प्रतिरूपण का मतलब होता है जब बच्चा किसी मूर्त चीज की सहायता से काउंटिंग करता है। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि भाई हमारा पूरा आशीर्वाद आपके साथ है दीपिका, आपने बोला बच्चे को 4 और 3 कितने होते हैं, तो बच्चा बोलेगा 1 2 3 4, फिर आगे 1 2 3, फिर एक साथ गिन देगा 1 2 3 4 5 6 7। तो इस प्रक्रिया को प्रत्यक्ष प्रतिरूपण में काउंट किया जाता है। पुनर्समूहीकरण का मतलब होता है हासिल का काम करना, हासिल संबंधी कोई भी चीज गलत यूज करना, हासिल का प्रयोग गलत कर देना, हासिल का प्रयोग ना करना या हासिल का प्रयोग करना, यह पुनर्समूहीकरण में आता है, ठीक है ना। यहां उसने ऐसा कुछ काम नहीं किया। प्रतिकारी का मतलब होता है, इसको बोलते हैं कंपनसेट, कि बच्चा अपने प्रश्न को आसान बनाने के लिए पहले कुछ घटा देता है, उसके बाद उनको जोड़ देता है, पहले कुछ घटा लेता है या उसके बाद जोड़ देता है, या पहले किसी चीज की डिवाइड कर देता है बाद में मल्टीप्लाई कर देता है। तो ऐसी कंडीशन को ही प्रतिकारी कहते हैं। तो इस मेथड में जब बच्चा कोई चीज ऐसे करता है, जैसे उसने बोला ना कि 27 को 28 में जोड़ने के लिए 65 लिखा उसने, और कैसे बताया कि 38 जो है ना 40 के पास था, तो उसको हमने 40 बना लिया। अब उसको 40 जोड़ना आसान लगेगा, तो 67 उसने जोड़ दिया, बाद में जितना उसने जोड़ा था उतना कम कर दिया, तो उसको बोलते हैं प्रतिकारी। ओके। और ये संवर्धी कारक क्या है, इसको बोलते हैं इंक्रीमेंटल अप्रोच। संवर्धी कारक का मतलब होता है तो आपके पास कुछ वस्तुएं हैं, यानी किसी चीज में वृद्धि हो जाना, आपके पास 20 वस्तुएं हैं और आपको 50 रुपए और मिल गए, तो ये आपकी वृद्धि होगी, संवर्धी होगी। आपके पास 50 फल रखे थे टोकरी में, 20 फल और डाल दिए किसी ने, तो 70 फल हो गए, तो संवर्धी कारक, इसको बोलते हैं संवृद्धि, इंक्रीमेंट करना, ठीक है ना। मैंने आपको नेहा, ये तो मैं आपको बहुत पहले से बता रहा था कि वो 11 साल पुराना सिलेबस है जिसको आप पढ़ रहे हैं, तो आप कैसे इसका एक्सेप्ट कर सकते हैं कि 11 साल पुराना सिलेबस जो आप अब को लागू कर रहे हैं तो वो बदलेगा, चेंज होगा। उन्होंने एक वर्ड लिखा है दैनिक जीवन में संबंधित गणित, उसमें लिखा है दैनिक जीवन संबंधी मुद्दे, ऐसा सिलेबस में लिखा है। आप मुझे बताओ, एक सिलेबस में लाइन है क्या ये वाली, दैनिक जीवन संबंधी मुद्दे, गणित संबंधित दैनिक जीवन मुद्दे, ऐसा कोई टॉपिक लिखा होगा वहां पर जरूर। तो दैनिक जीवन संबंधी में सब चीज आ जाती जो आप पढ़ते हैं गणित में, क्या वो रेशो है। तो दैनिक जीवन संबंधी का मतलब होता है कक्षा 10 तक का गणित, ठीक है ना। लेकिन आप थोड़ा लेट समझे इस बात को, मैंने आपको बहुत पहले से वाले बातें बताई थी, ठीक है ना भाई। तो ये सेशन आपको अगर अच्छा लगा हो तो मुझे जरूर बताएं। ये सेशन आज यहीं खत्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि सेशन आपको अच्छा समझ में आया होगा। अगर अच्छा समझ में आया तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। थैंक यू।